नमस्ते। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, एक्सेप्टेंस। हाँ बिल्कुल। सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया इसे। हमारे पास इस पर नोट्स हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। शुरू करते हैं सेक्शन 2B की डेफिनेशन से। हाँ, तो जब एक पर्सन को प्रपोजल दिया जाता है, ऑफरी जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली ऑफरी, और अगर वो उस प्रपोजल पर अपनी रजामंदी यानी असेंट देता है तो प्रपोजल एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। करेक्ट, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वो बन जाता है एक प्रॉमिस। एग्जाम्पल के लिए जैसे ए ने बी को कार 2 लाख रुपए में ऑफर की, और बी ने कहा हाँ, तो बी ने असेंट दे दी, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और ये एक प्रॉमिस बन गया। सिंपल लगता है, पर इस ऑफर और एक्सेप्टेंस का कनेक्शन काफी पावरफुल है ना। बहुत ज्यादा। सर विलियम एंसन ने क्या खूब कहा था। हाँ, वो गन पाउडर वाली बात। वही, एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए वैसी ही है जैसे गन पाउडर की ट्रेन के लिए एक जलती हुई माचिस। मतलब एक बार हो गई एक्सेप्टेंस तो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। ऑफर प्रॉमिस बन गया। ऑफर विड्रॉ हो सकता है एक्सेप्टेंस के पहले, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद नहीं। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ ऑफर से लीगल रिलेशन नहीं बनता। एक्सेप्टेंस से बनता है। एग्जैक्टली। तो फिर इस एक्सेप्टेंस की माचिस को जलाने के लिए, मतलब एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या खास कंडीशंस हैं? कुछ रूल्स होंगे। हाँ, रूल्स है। ऐसे ही नहीं हो जाता। पहली बात तो एक्सेप्टेंस दे कौन सकता है? राइट। ये तो ऑफर पर डिपेंड करेगा ना, स्पेसिफिक ऑफर है या जनरल। बिल्कुल। अगर स्पेसिफिक ऑफर है, मतलब किसी खास पर्सन को दिया गया है, तो सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ। इसका क्लासिक केस है बोल्टन वर्सेस जोन्स। जोन्स ने ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट को दिया था, पर सप्लाई बोल्टन ने कर दिया क्योंकि उसने बिजनेस खरीद लिया था। और जोन्स ने पे करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा सही है, बोल्टन को ऑफर था ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ओके। और अगर जनरल ऑफर हो तो, जैसे वो कार्डिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला केस, तो उसमें कोई भी पर्सन जिसे ऑफर की नॉलेज है और वो कंडीशंस पूरी करता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। करेक्ट। समझ गई। तो पहला रूल सही पर्सन। अब दूसरा क्या है? नोट्स में सेक्शन 7 का जिक्र है, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। जैसा ऑफर है वैसा ही एक्सेप्ट करना होगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बदलाव के। हाँ। अगर आपने ऑफर में कुछ भी बदला तो वो एक्सेप्टेंस नहीं रहती। वो काउंटर ऑफर बन जाती है। एग्जैक्टली वो एक नया ऑफर बन जाता है ओरिजिनल ऑफरर के लिए। जैसे नीली वर्सेस मेरिट में हुआ था, 280 का लैंड ऑफर था, और एक्सेप्टेंस में 80 अभी बाकी इंस्टॉलमेंट्स में। वो वैलिड नहीं था। नहीं था। या ए ने बी को घर 30 लाख में ऑफर किया, बी कहे मैं 24 लाख दूंगा, तो ये तो सीधा रिजेक्शन हो गया ऑफर का। हाँ। अगर बी बाद में 30 लाख देने को तैयार भी हो जाए तो अब ये बी की तरफ से नया ऑफर माना जाएगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था नोट्स में, अगर कार के ऑफर में आरसी बुक का जिक्र ना हो पर एक्सेप्टेंस में वैलिड आरसी मांगी जाए, तो वो कंडीशन नहीं मानी जाती। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ चीजें इम्प्लाइड होती हैं। जैसे गाड़ी बेच रहे हो तो आरसी तो देनी ही पड़ेगी ना। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है। तो वैलिड आरसी मांगना कोई नई शर्त नहीं है। एक्सेप्टेंस फिर भी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड ही रहेगी। ओके, मेक सेंस। तो सही पर्सन, बिना बदलाव के। तीसरा रूल क्या है? कम्युनिकेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मन में एक्सेप्ट कर लेना काफी नहीं है। मतलब ऑफरर को बताना पड़ेगा। जरूर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। वो ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे को के केस याद है? हाँ, जिसमें मैनेजर ने एग्रीमेंट अप्रूव करके ड्रॉअर में रख दिया था, और रेलवे कंपनी को बताया ही नहीं। कोर्ट ने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था। और कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब ऑफरी को ऑफर पता हो, राइट? भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। बिल्कुल। बिना नॉलेज के एक्सेप्टेंस का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, और अगर ऑफर में बताया गया हो कि एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, जैसे स्पेसिफिकली मैसेंजर से ही भेजना है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उसी प्रिस्क्राइब्ड मोड में दें। लेकिन अगर किसी और तरीके से भेज दी, जैसे ईमेल से, जब मैसेंजर कहा था, तो अगर ऑफरर उस पर फौरन ऑब्जेक्ट नहीं करता और एक्सेप्टेंस उस तक पहुंच जाती है, तो वो उसे वैलिड मान सकता है। हाँ, अगर वो इंसिस्ट नहीं करता प्रिस्क्राइब मोड पर। लेकिन कम्युनिकेशन जरूरी है। वो एग्जाम्पल था ना जिसमें बी ने ए के शादी के प्रपोजल की एक्सेप्टेंस ए की बहन को बता दी, पर बहन ने ए को नहीं बताया, तो ए तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। गॉट इट। टाइम का भी फैक्टर है ना। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस टाइम पर होनी चाहिए। अगर ऑफर में टाइम दिया है तो उसके अंदर, और अगर टाइम नहीं दिया तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर, ऑफर लैप्स होने से पहले। रीजनेबल टाइम क्या होता है? ये तो केस पर डिपेंड करेगा। हाँ,
जैसे नोट्स में एग्जाम्पल था, बनानास के ऑफर के लिए 14 डेज रीजनेबल नहीं है, वो खराब हो जाएंगे। हाँ, लेकिन घर के ऑफर के लिए 14 डेज। वो शायद रीजनेबल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स। ठीक है। एक और सवाल जो अक्सर आता है, साइलेंस। अगर कोई ऑफर पर चुप रहे, क्या वो एक्सेप्टेंस है? जनरली नहीं। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ऑफरी की चुप्पी को हाँ नहीं मान सकते। इसका फेमस केस फेल्टहस वर्सेस बिंडली है ना, वो घोड़े वाला। वही, अंकल ने नेफ्यू को लिखा, अगर कुछ नहीं सुना तो घोड़ा मेरा। नेफ्यू चुप रहा। पर उसने ऑक्शनियर को बोला था घोड़ा अलग रखने को। हाँ, पर अंकल को कम्युनिकेट नहीं किया। घोड़ा गलती से बिक गया। अंकल सू नहीं कर पाए। क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई थी। एग्जैक्टली। एक्सेप्शन हो सकता है अगर पार्टीज के बीच पहले से ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि साइलेंस का मतलब हाँ होगा, पर नॉर्मली नहीं। लेकिन फिर सेक्शन 8 में एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी है। ये साइलेंस से अलग कैसे है? बहुत अलग है। साइलेंस मतलब कुछ ना करना। कंडक्ट मतलब कुछ करना जो ऑफर की कंडीशंस को पूरा करता है। अच्छा, जैसे सेक्शन 8 कहता है, अगर आप ऑफर की कंडीशंस परफॉर्म करते हैं या उसके लिए जो कंसिडरेशन मिलना है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेंस मानी जाती है। हाँ। जैसे एक एग्जाम्पल था, कस्टमर ने ऑर्डर भेजा और ट्रेड्समैन ने सामान भेज दिया। ये कंडक्ट से एक्सेप्टेंस है। या वो मैगजीन सब्सक्रिप्शन वाला एग्जाम्पल, हाँ एक्सपायर होने के बाद भी आती रही और आप पढ़ते रहें। हाँ, आपका कंडक्ट शो कर रहा है कि आप नए ऑफर को इम्प्लिसिटली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट, एक्सेप्टेंस सिर्फ हाँ बोलना नहीं है, इट्स अ लीगल एक्ट। हाँ, जिसके लिए रूल्स हैं। सही पर्सन, बिना शर्त के, कम्युनिकेट करके, टाइम पर। प्रिस्क्राइब्ड तरीके से, और कभी-कभी कंडक्ट से भी। इस सब का मतलब यही निकलता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में प्रिसिजन बहुत जरूरी है। हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो लाइटेड मैच वाली बात हमेशा याद रखनी चाहिए। एक्सेप्टेंस फाइनल है, इर्रिवर्सिबल है, और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती है। बिल्कुल। ये ऑफर और प्रॉमिस के बीच का ब्रिज है। इससे एक सवाल मन में आता है। हाँ, आजकल की डिजिटल दुनिया में जब हम वेबसाइट्स पर जाते हैं और वो लंबा सा टर्म्स एंड कंडीशंस आता और है, हम बिना पढ़े आई एग्री क्लिक कर देते हैं। हाँ, तो क्या वो सेक्शन 7 वाली एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है? या फिर वो सेक्शन 8 वाली एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है। क्लिक करना एक कंडक्ट है। राइट। कहाँ पर कंडक्ट और साइलेंस? जैसे अगर हमने क्लिक नहीं किया पर उसे यूज करते रहे सर्विस को, इसके बीच की लाइन ब्लर हो जाती है ना ऑनलाइन। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसेंट का एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। इस पे जरूर सोचा जा सकता है, वैलिड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन वहां कैसे अप्लाई होती। नमस्कार, आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक बहुत पेचीदा लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्से पे बात करेंगे, ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। बेसिकली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये पैगाम सही तरह से पहुंचने चाहिए, है ना? बिल्कुल, और ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, खासकर जब लोग आमने सामने ना हो। राइट। हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ हिस्से हैं जो इसी प्रोसेस को समझाते हैं। मतलब पोस्ट, ईमेल, फोन या फेस टू फेस में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है। हाँ, और आज का मिशन यही है कि इन रूल्स को समझें। ऑफर कब कम्युनिकेट होता है, एक्सेप्टेंस कब से इफेक्टिव होता है, और कब सिर्फ परफॉर्मेंस ही एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्यों इतना फोकस इस पर? देखिए, क्लियर कम्युनिकेशन से मतलब गलतफहमी नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट्स बेवजह रद्द होने से बचते हैं। आमने सामने बात हो तो आसान है, इंस्टेंट है। दिक्कत तब आती है जब पार्टीज दूर हों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में टाइमिंग बहुत क्रूशल है। सेक्शन 4 साफ कहता है कि ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब वो उस इंसान की नॉलेज में आ जाए जिसे ऑफर दिया गया है। अच्छा, मतलब सिर्फ चिट्ठी मिलना काफी नहीं। जैसे अगर मान लीजिए ए ने बी को 10 मार्च को घर बेचने का ऑफर लेटर भेजा, बी को 12 को मिला, पर बी ने 15 मार्च को पढ़ा, तो एग्जैक्टली। इस केस में ऑफर कम्युनिकेट हुआ 15 मार्च को। जब तक बी ने पढ़ा नहीं, उसकी नॉलेज में नहीं आया, तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। सिर्फ डिलीवरी काफी नहीं है। ठीक है, ऑफर का पहुंचना तो समझ आ गया, पर एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होता है? इसके तरीके भी अलग-अलग हैं। सेक्शन 3 कुछ कहता है इस बारे में। हाँ, सेक्शन 3 दो मेन तरीके बताता है। ए, कोई एक्ट करके, या बी, ओमिशन से, यानी कुछ न करके। एक्ट में
लिखना, बोलना, जैसे लेटर्स, ईमेल्स, फोन कॉल्स, या फिर कंडक्ट मतलब पॉजिटिव साइंस या एक्शंस, वो सब शामिल है, जैसे सेलर का बायर को गुड्स डिलीवर करना। और कंडक्ट का कोई और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पब्लिक बस में चढ़ जाना या वो विंग मशीन में सिक्का डालना? बिल्कुल, ये आपके कंडक्ट से एक्सेप्टेंस है। और ओमिशन का मतलब है किसी काम से बचना। जैसे एक केस था एग्जाम्पल 59, जहाँ बी का कोर्ट में एविडेंस न देना ही एक्सेप्टेंस माना गया था। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि सिर्फ चुप रहना मतलब साइलेंस वो कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये एक्ट या ओमिशन इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी होना चाहिए। सिर्फ मन में हाँ सोच लेने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। एक केस था सेंट्रल बैंक यॉटमॉन का, जहां बैंक ने रेजोल्यूशन पास किया कि वो ए को जमीन बेचेंगे, पर ए को कभी बताया ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। अच्छा, तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है? सुना है ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, थोड़ा सा है, क्योंकि इसके दो पहलू हैं, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। दो पहलू कैसे? हाँ, देखिए, पहला, प्रपोजर के अगेंस्ट, मतलब जिसने ऑफर दिया है उसके लिए एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाता है जब एक्सेप्टर उसे ट्रांसमिशन में डाल दे, इस तरह के एक्सेप्टर उसे वापस ना ले सके, जैसे लेटर पोस्ट कर देना। ओके। और दूसरा, एक्सेप्टर के अगेंस्ट, यानी जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया है उसके लिए एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाए, यानी जब लेटर प्रपोजर तक पहुंच जाए। अरे वाह! तो मतलब अगर बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर 14 तारीख को लेटर पोस्ट किया, तो ए उसी वक्त बाउंड हो गया 14 को ही, चाहे लेटर देर से पहुंचे या खो जाए। करेक्ट। अगर लेटर सही एड्रेस और स्टैम्प के साथ पोस्ट किया गया है तो ए के लिए एक्सेप्टेंस 14th को ही कंप्लीट हो गया। ए अब पीछे नहीं हट सकता। मगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तब तक बाउंड नहीं है जब तक लेटर ए तक पहुंच ना जाए। अच्छा, तो ये तो एक अजीब सिचुएशन हो सकती है जहां सिर्फ प्रपोजर बाउंड है, एक्सेप्टर नहीं। अगर लेटर गुम हो गया तो? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये पोस्ट का एक यूनिक एस्पेक्ट है। और इंस्टेंट कम्युनिकेशन का क्या, जैसे फोन, टेलेक्स या आजकल ईमेल, उसमें कैसे होता है? वहां रूल अलग है। एंटोरेस एलटीडीज केस के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टेंस ऑफरर को रिसीव हो जाए, मतलब जब उसके पास पहुंच जाए, और कॉन्ट्रैक्ट उस जगह बनता है जहां एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ। अगर फोन लाइन बीच में कट जाए तो हो सकता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने ही ना। इंटरेस्टिंग। ये तो हुई एक्सेप्टेंस की बात। अच्छा, कभी-कभी कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं, है ना, जो शायद साफ-साफ ना बताई जाएं, जैसे वो फ्लाइट टिकट के पीछे बारीक प्रिंट में लिखी शर्तें। हाँ, बिल्कुल, इन्हें टैसिटली कम्युनिकेट हुआ माना जाता है। लॉ ये मान लेता है कि अगर आपने टिकट खरीदा है तो आपने उन कंडीशंस को टैसिटली एक्सेप्ट कर लिया है। मुकुल दत्ता केस में यही हुआ था। लॉन्ड्री रिसीट का भी ऐसा ही मामला था, लिली वाइट वर्सेस मैनेस्वामी। Here's where it gets really interesting. लिली वाइट केस। इसमें कोर्ट ने कहा था कि कंडीशन रीजनेबल भी होनी चाहिए, है ना? वो ड्राई क्लीनर वाला केस। हाँ, बिल्कुल सही। ड्राई क्लीनर ने शर्त रखी थी कि कपड़े खोने पर वो सिर्फ 15% मार्केट प्राइस देंगे। कोर्ट ने इसे अनरीजनेबल माना और कहा कि पी को साड़ी की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। सिर्फ शर्त लगा देना काफी नहीं, वो रीजनेबल भी होनी चाहिए। और ये नोटिस भी तो ठीक से देना चाहिए। एग्जैक्टली, नोटिस रीजनेबल होना चाहिए और साफ दिखना चाहिए कि डॉक्यूमेंट में स्पेशल कंडीशंस हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अगर कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बताई जाए तो वो बाइंडिंग नहीं होती। रायपुर ट्रांसपोर्ट को केस में यही पॉइंट था, कंडीशंस पहले पता होनी चाहिए, बाद में नहीं। ठीक है। एक आखिरी चीज, क्या ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ परफॉर्मेंस काफी है या उसे कम्युनिकेट करना भी जरूरी है? हमेशा जनरली हाँ। कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन इसका एक्सेप्शन तब है जब ऑफर खुद कहता है कि सिर्फ परफॉर्मेंस ही एक्सेप्टेंस है। इसका सबसे फेमस केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को। हाँ, वो स्मोक बॉल वाली कंपनी याद है, जिन्होंने ऐड दिया था कि उनकी दवा इस्तेमाल करने के बाद भी फ्लू हुआ तो 100 रुपए इनाम देंगे, और मिसेस कार्लिल ने इस्तेमाल किया फिर भी फ्लू हो गया उनको। कोर्ट में कहा कि वो इनाम की हकदार हैं। यहाँ पर मेडिसिन यूज करना ही कंडीशन का परफॉर्मेंस था और वही एक्सेप्टेंस माना गया। एड में कहीं नहीं लिखा था कि आपको हमें आकर बताना पड़ेगा कि आप हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर रही हैं या हमारी दवा यूज कर रही हैं। परफॉर्मेंस इटसेल्फ वाज एक्सेप्टेंस। इस केस से तो काफी अहम बातें निकली थी, राइट? 3 की प्रिंसिपल्स। हाँ, बिल्कुल।
3 मेन प्रिंसिपल्स निकले। 1, ऑफर में एक डेफिनेट प्रॉमिस होनी चाहिए, सिर्फ एड पफ या हवाई बातें नहीं। 2, ऑफर पूरी पब्लिक को भी किया जा सकता है, किसी एक पर्सन को जरूरी नहीं। और 3, अगर ऑफर किसी एक्ट के बदले प्रॉमिस है तो वो एक्ट करना ही एक्सेप्टेंस है। उसे अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है जब तक ऑफर में स्पेसिफिकली ऐसा न लिखा हो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? बेसिकली कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जान है, बैकबोन है। ऑफर तब पूरा होता है जब पता चले। एक्सेप्टेंस की टाइमिंग प्रपोजल और एक्सेप्टर के लिए अलग हो सकती है, खासकर पोस्ट वाले केसेस में। कभी-कभी सिर्फ काम करना ही एक्सेप्टेंस बन जाता है। और स्पेशल कंडीशंस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि वो रीजनेबल हों और ठीक से बताई गई हों, पहले बताई गई हों। बिल्कुल। एंड दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की डिजिटल दुनिया में जहां कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, सोशल मीडिया, डीएम्स, मैसेज रिएक्शंस, वो लाइक बटन्स, क्या ये 1872 के ये रूल्स पूरी तरह से फिट बैठते हैं? कहाँ पर लाइन खींची जाए कि हाँ कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ये सोचने वाली बात है ना। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ऑफर और एक्सेप्टेंस को रिवोक यानी कि वापस लेने के रूल्स को। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर। रिवोकेशन का मतलब है किसी ऑफर या एक्सेप्टेंस को फॉर्मली कैंसिल करना, इससे पहले कि वो लीगली बाइंडिंग बन जाए। एग्जैक्टली। तो मिशन ये है कि इन नियमों को और खासकर इनकी टाइमिंग को थोड़ा सिंपल तरीके से समझा जाए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल। ऑफर देने वाला यानी ऑफरर अपनी ऑफर को एक्सेप्टेंस होने से पहले कभी भी रिवोक कर सकता है ना। हाँ, बिल्कुल, एक्सेप्टेंस से पहले तक। जैसे वो ऑक्शन वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 62, कोई बोली लगा रहा है तो हैमर गिरने से ठीक पहले वो अपनी बोली, जो कि एक ऑफर ही है, वापस ले सकता है। हाँ, सही। या फिर मान लीजिए किसी ने कहा कि ऑफर शाम 6 बजे तक वैलिड है, पर ऑफरर ने अब 4 बजे ही उसे रिवोक कर दिया। हाँ, तो फिर अगर कोई 5 बजे एक्सेप्ट करने की कोशिश करे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, भले ही 6 बजे से पहले था। नहीं बनेगा। रिवोकेशन पहले हो गया तो ऑफर खत्म। ये टाइमिंग सच में बहुत क्रूशियल है इसमें। हाँ, ये तो है। और देखिए, ये जो रिवोकेशन की कम्युनिकेशन है, ये कब कंप्लीट मानी जाती है, इसके लिए भी सेक्शन 4 में एकदम क्लियर रूल्स दिए गए हैं। अच्छा। क्या रूल्स हैं? तो जो रिवोक कर रहा है सेंडर, उसके लिए कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो रिवोकेशन का मैसेज भेज देता है। मतलब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हाँ, लेकिन जिसके लिए रिवोकेशन है, रिसीवर, उसके लिए तब कंप्लीट होती है जब वो मैसेज उसकी नॉलेज में आता है, मतलब जब उसे मिलता है। अच्छा। जैसे मान ले टेलीग्राम से रिवोकेशन भेजा, तो भेजते ही सेंडर का काम पूरा, पर रिसीवर के लिए तब पूरा होगा जब उसे टेलीग्राम मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का रूल भी वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ओके, तो फिर ये बड़ा सवाल है कि प्रपोजल को एग्जैक्टली कब तक रिवोक किया जा सकता है और एक्सेप्टेंस को। हाँ, ये सेक्शन 5 में बताया गया है। प्रपोजल तब तक रिवोक हो सकता है जब तक उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। मतलब जब तक प्रपोजर को लीगली पता ना चल जाए कि एक्सेप्ट हो गया है। एक तरह से हाँ। और एक्सेप्टेंस वो तब तक रिवोक हो सकती है जब तक उसकी कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, मतलब जब तक एक्सेप्टेंस का मैसेज ऑफरर तक पहुंच ना जाए। वो पोस्ट वाला एग्जाम्पल 64 इसे शायद क्लियर करता है। ए ने बी को लेटर से घर बेचने का प्रपोज किया, हाँ। बी ने लेटर से एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। तो ए अपना प्रपोजल तब तक रिवोक कर सकता है जब तक बी अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट ना कर दे। राइट। करेक्ट। जैसे ही बी ने लेटर पोस्ट किया, ए के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। सही। अब ए रिवोक नहीं कर सकता। और बी, वो अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? भाई, अपना एक्सेप्टेंस तब तक रिवोक कर सकता है जब तक उसका एक्सेप्टेंस लेटर ए तक पहुंच ना जाए। ओह, तो मतलब बी लेटर पोस्ट करने के बाद भी अपना मन बदल सकता है अगर उसका रेवोकेशन लेटर से पहले पहुंच जाए। हाँ, बिल्कुल। अगर वो रेवोकेशन का मैसेज, मान लीजिए टेलीग्राम से, एक्सेप्टेंस लेटर के पहुंचने से पहले या उसके साथ ही ए तक पहुंचा दे, तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगी। ये तो इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में शायद फर्क है ना, पोस्टल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ में जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पक्का, एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकती। इसे पोस्टल रूल कहते हैं। इससे सर्टेनिटी रहती है। अच्छा। पर इंडियन लॉ, जैसा हमने देखा, एक्सेप्टर को ज्यादा टाइम देता है। वो लेटर पहुंचने तक रिवोक कर सकता है। शायद इंडियन लॉ एक्चुअल कम्युनिकेशन पर, मतलब बात ऑफरर तक पहुंचने पे
ज्यादा जोर देता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये तो हुई पोस्ट की बात, पर आजकल फोन या टेलेक्स या फिर ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, इन पर कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या? या रूल्स काफी हद तक वैसे ही हैं जैसे फेस टू फेस मीटिंग में होते हैं, मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेशन वाले रूल्स। ओके। कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, और ये जरूरी है कि एक्सेप्टेंस ऑफरर ने ठीक से सुन ली हो या देख ली हो। कम्युनिकेशन पूरी होनी चाहिए। तो अगर फोन लाइन बीच में कट गई एक्सेप्टेंस बताते हुए, तो एक्सेप्टर को दोबारा कंफर्म करना होगा कि हाँ, एक्सेप्टेंस हो गई है और ऑफरर ने सुन लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टर की है। समझ गई। जैसे वो एग्जाम्पल 65 में ए ने बी को फोन पर ही अपना ऑफर रिवोक कर दिया क्योंकि उसे सी से बेटर ऑफर मिल गया था। हाँ, एक्सेप्टेंस से पहले कम्युनिकेशन हो गई रेवोकेशन की तो ऑफर खत्म। इंस्टेंट कम्युनिकेशन में ये सब बहुत तेजी से हो सकता है। राइट। और ये भी ध्यान रखना है कि ऑफर सिर्फ डायरेक्ट कम्युनिकेशन से ही रिवोक नहीं होता। सेक्शन 6 में और भी तरीके बताए हैं जिनसे ऑफर खत्म हो जाता है। ओह, और क्या तरीके हैं? एक तो है सीधा नोटिस ऑफ रिवोकेशन देकर, जो हमने डिस्कस किया। हाँ। दूसरा है लैप्स ऑफ टाइम। अगर ऑफर में कोई टाइम लिमिट दी थी तो उसके खत्म होने पर ऑफर लैप्स कर जाएगा। और अगर टाइम लिमिट नहीं दी थी तो एक रीजनेबल टाइम के बाद। अब ये रीजनेबल टाइम क्या है, ये केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। वो रैमजेड होटल वाला केस था ना? हाँ, सुना है। जून में शेयर्स के लिए अप्लाई किया, नवंबर में अलॉटमेंट मिला। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि इतना टाइम रीजनेबल नहीं है, तो ऑफर लैप्स हो गया। हालांकि शेयर्स के लिए अब कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स ज्यादा स्पेसिफिक हैं। ओके। तीसरा है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन प्रीसिडेंट। मतलब अगर ऑफर किसी शर्त पर बेस था और वो शर्त एक्सेप्टेंस से पहले पूरी नहीं हुई तो ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म। जैसे ए ने बी को घर बेचने का ऑफर दिया, इस शर्त पर कि बी अपनी जमीन ए को लीज पर देगा। अगर बी लीज देने से मना कर देता है तो एक ऑफर भी खत्म। मेक सेंस। और चौथा, डेथ और इंसैनिटी प्रपोजर की। इससे भी ऑफर रिवोक हो जाता है, पर इसमें एक पेच है। क्या? ये रिवोकेशन तभी इफेक्टिव होता है जब इसकी खबर एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस देने से पहले मिल जाए। अगर एक्सेप्टर को पता ही नहीं था और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अगर वो पर्सनल नेचर का नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है। बिल्कुल। और भी हैं, जैसे काउंटर ऑफर। जब ऑफरी ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट करने के बजाय उसमें बदलाव करके नया ऑफर देता है तो ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो कॉमन है नेगोशिएशंस में। और नॉन एक्सेप्टेंस इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर ऑफर में बताया था कि एक्सेप्टेंस कैसे देनी है और वैसे नहीं दी गई तो भी ऑफर लैप्स हो सकता है। और आखिर में सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अगर ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले ही वो काम करना इलीगल हो जाए। वाओ, तो मतलब ऑफर कई तरीकों से खत्म हो सकता है, सिर्फ डायरेक्ट रेवोकेशन से ही नहीं। बिल्कुल, लिस्ट काफी लंबी है। तो कुल मिला के हमने देखा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के रूल्स काफी स्पेसिफिक और डिटेल्ड हैं। हाँ। टाइमिंग, कम्युनिकेशन का पूरा होना, रेवोकेशन के अलग-अलग मोड्स, ये सब समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यही है कि अग्रीमेंट्स करते वक्त टर्म्स और टाइमलाइंस को लेकर एकदम क्लियर रहना चाहिए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या डिस्प्यूट ना हो। करेक्ट। और एक सवाल जो दिमाग में आता है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में, क्या? ये जो रेवोकेशन के लिए प्रिसाइज टाइमिंग के रूल्स हैं, डिस्पैच, रिसीट, नॉलेज, जो ज्यादातर पोस्ट या टेलीग्राम के टाइम के हिसाब से बने थे, ये आज की सुपरफास्ट कम्युनिकेशन जैसे ईमेल या इंस्टेंट मैसेजिंग पर कैसे अप्लाई होते हैं? गुड क्वेश्चन। क्या डिस्पैच का मतलब सेंड बटन दबाना है? क्या रिसीप्ट का मतलब इनबॉक्स में आना है या उसे पढ़ा जाना है? टेक्नोलॉजी की स्पीड के हिसाब से क्या लॉ अडेप्ट कर पा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी शायद कानून से आगे भाग रही है इस मामले में। हाँ, ये कुछ ऐसा है जिस पे शायद और गौर करने की जरूरत है कि लीगल प्रिंसिपल्स डिजिटल एज में कैसे इवॉल्व होंगे।